नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी बैच चालू कर रहे हैं। एनसीईआरटी बैच इतिहास। इतिहास का अगर हम मतलब जानें तो इतिहास का मतलब अगर इसे हम पहले तोड़ें तो इति धन हा धन स। इतिहास का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे कोई पूछे तो आप बहुत आराम से ये कह सकते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। इसमें कोई काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है कि ऐसा हुआ ही था। इसलिए जिसमें ये बात पूर्ण रूपेण सच्चाई आपको पता चल जाए कि ऐसा हुआ था, वही इतिहास है। ठीक है। उसके बाद इतिहास में 3 पार्ट हैं। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। हम लोग एनसीईआरटी में आज आपको प्राचीन काल के इतिहास की चर्चा करेंगे। किसकी? प्राचीन काल के इतिहास की। एक एक करके पढ़ाएंगे आपको। अगर हम एक एक करके नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आप याद नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए पहले प्राचीन की शुरुआत, फिर मध्यकालीन, फिर आपको हम आधुनिक की ओर ले चलेंगे। क्योंकि अगर डेट बाय डेट आप नहीं याद करेंगे तो फिर आप भूलते चले जाएंगे, जिससे आप उसको बहुत दिन तक याद करने में आपके लिए कठिनाई है। आइए हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में हमारे क्या शुरुआत है। तो प्राचीन भारत का इतिहास सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल से चालू होता है। कहाँ से? प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? प्रागैतिहासिक काल का कोई विवरण नहीं है, लेकिन कुछ पुरातत्वविदों ने जो खोज की है, उन खोज के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल कैसा है। नवपाषाण में है, पाषाण में है, ताम्रयुगीन सभ्यता है या कांस्ययुगीन सभ्यता है, इन सब के बारे में बताएंगे। सब डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप एक एक को देखते चलें, एक एक अध्याय। इसमें आपको जैसे पाषाण काल के बारे में बताया जाएगा, कांस्ययुगीन काल के बारे में बताया जाएगा, ताम्रयुगीन काल के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर इसके बाद आपको वैदिक काल के बारे में बताया जाएगा। वैदिक काल का समय जैसे 1500 से 600 बीसी, इनके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। उसके बाद महाजनपद के बारे में बताया जाएगा। जैसे हमारे भारत में 16 महाजनपद थे। कितने? 16। उनके बारे में बताया जाएगा। फिर मगध के बारे में बताया जाएगा, मगध के साम्राज्य के बारे में, पूरा मगध का साम्राज्य, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपसे धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, इनके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी पूरा डिटेल से। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, स्त्रियों की दशा कैसी थी, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। इनमें महत्वपूर्ण है जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद शैव वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। फिर आपका टॉपिक आएगा मौर्यकालीन। मौर्यकाल के बारे में पूरा विस्तार से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर एक बिंदु पर चर्चा होगी। फिर मौर्योत्तर काल के बारे में, मौर्योत्तर काल के बाद कुछ हमारे यहाँ विदेशी आक्रांता भी आए थे। विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रमणकारी, उनके बारे में बताया जाएगा। हिंद जैसे आए थे, हिंद, यवन, शक पहलव, ये सब आए हुए थे।
इनके बारे में आपसे पूरा चर्चा की जाएगी। इसके बाद कुछ भारतीय राजवंश हैं, उनको आपको देखना होगा। सबका धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, स्त्री की दशा। जैसे भारतीय राजवंश में कुछ महत्वपूर्ण वंश हैं, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, इन सब के बारे में, और भी हैं अंध सातवाहन वंश, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी अच्छे से। फिर संगमकालीन भारत के बारे में चर्चा की जाएगी। संगमकालीन में साहित्य, महाकाव्य इनके बारे में, चोल चेर पांड्य के बारे में, जो संगमकालीन युग के बाद ही आते हैं, चोल चेर पांड्य, इनके बारे में चर्चा की जाएगी आपसे अच्छे से। उसके बाद आपका गुप्त काल आएगा। गुप्त काल का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, स्त्रियों की दशा, इनके बारे में चर्चा की जाएगी अच्छे से। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। फिर गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उनकी चर्चा की जाएगी। पाल, सेन और बंगाल का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो आप सबको पता है। इनके सब के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिर हमारा मध्यकालीन भारत चल देता है। मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। मध्यकालीन भारत की शुरुआत वैसे 750 BC से होती है, लेकिन हम लोग 800 से 1200 के बीच में मान लेते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इतना आपका एक। फिर उसके बाद मुगल कालीन भारत के बारे में। मुगल काल आ जाता है 1526 से, जो कि चलता है 1707 तक माना जाता है। फिर आधुनिक भारत का इतिहास, इनके सिलेबस की चर्चा हम आगे करेंगे। आज आपको हम प्राचीन भारत के इतिहास में ले चलते हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल हम बताएंगे एक चैप्टर के बाद, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। इसका कोई साक्ष्य नहीं है। अगर साक्ष्य होता तो आप लोग रट लेते, याद कर लेते, पढ़ लेते, लेकिन साक्ष्य न होने के कारण इसको हम एक टॉपिक वैदिक काल पढ़ा लेंगे। उसके बाद हम बताएंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिससे कि आपको रिलेट कर जाएं अच्छे से। चलिए, वैदिक काल, जैसा हमने कहा, वैदिक काल की शुरुआत हमारी होती है 1500 BC से 600 BC तक। 1500 BC से 600 BC तक। आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके पहले कुछ हम आपको बताएंगे हमारा इतिहास शुरुआत कैसे हुआ, कैसे आर्य लोग भारत में आए, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। पांडुलिपि क्या है, BC क्या है, मतलब कुछ पहले प्रमुख बातें बता देते हैं, जिनका यूज हम आपको पूरे अभ्यास के दौरान करेंगे। जैसे इंडिया, क्योंकि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इंडिया, भारत की बात करेंगे कि इंडिया हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत अगर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया ये कैसे हम लोगों के देश का नाम पड़ा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, मैप उतना अच्छे से नहीं बन पाया है। देखिए, हमारा भारत है, और भारत में आप लोग मैप जानते हैं कि मैप में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 दिशा है।
और जो और यहाँ पे आपकी सिंधु नदी है, और इधर से आर्य लोग अफगानिस्तान से होते हुए भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग रुकेंगे कहाँ? जहाँ इन्हें पानी की सुविधा होगी, खाने की सुविधा होगी, वहीं तो रुकेंगे। और ये सब चीज़ कहाँ होगा? जहाँ नदी होगा। तो इन लोगों को एक नदी दिखती है जिसको आज हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। तो जब ये आर्य लोग आए तो पहले इंडिया को इन्होंने क्या कहा? इंडस। और इंडस का प्रयोग इन्होंने संस्कृत में सिंधु को कहा, सिंधु को इन्होंने इंडस कहा। ये यूनानी लोगों ने इसी सिंधु का नाम हिंदोस रख दिया। हिंदोस, इसी को इंदोस भी कहते हैं। और इसी हिंदोस को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। इस तरीके से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ने का रीज़न क्या था कि जो आर्य लोग अफगानिस्तान से होते हुए यहाँ सिंधु नदी के तट पे आए, उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस। और हमारे संस्कृत में सिंधु नदी को आर्य लोगों ने सिंधु भी कहा। और यूनानी जो है इसी सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस भी कह रहे थे, जिसको आज हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। ये लोग भारत में जब आए तो भारत में रहने वालों को उन्होंने दास कहा और खुद को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी समझते थे, इसलिए अपने को सर्वश्रेष्ठ कहते थे, आर्य कहते थे। अपने के लिए सर्वश्रेष्ठ होने के लिए इन्होंने आर्य शब्द का प्रयोग किया। और जो यहाँ के लोग थे उन्हें दास या दस्यु कहकर पुकारा करते थे। फिर आगे हम आपसे पूरा चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि को अगर हम अंग्रेजी में देखें तो इसे कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। अब मेन्यू का मतलब होता है हाथ। मेन्यू का मतलब हाथ। अब मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी पुस्तकें। हाथ से लिखी पुस्तकें। और हाथ से लिखी जो पुस्तकें थी उसके लिए इन्होंने किसका प्रयोग किया? तो ये लोग प्रयोग करते थे ताड़ के पत्तों का, ताड़पत्र का या भोजपत्र का प्रयोग करते थे। ये लोग ताड़पत्र और भोज के पत्र पर हाथ से जो अतीत की घटना लिखते थे उसी को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। आइए पांडुलिपि की भाषा देखते हैं। पांडुलिपि की भाषा कहें तो उस समय सबसे प्रसिद्ध लोक भाषा थी प्राकृत भाषा। और राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत को जानते थे हम लोग। राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत को जानते थे। नेक्स्ट हेडिंग आपको बताते हैं अभिलेख क्या होता था। अभिलेख पहले के जो राजा महाराजा या शासन करने वाले लोग होते थे वो पत्थर पे उरेक देते थे, उकेर देते थे, ऐसे कुछ लिख देते थे। अब अगर 1500 BC के पहले के हैं तो उनका कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं। अब 1500 BC के बाद हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इसीलिए चूँकि उस समय भी लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी लोग लिख रहे थे, लेकिन उसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसका कोई साक्ष्य नहीं है। भाई जो चीज़ हमने नहीं पढ़ा उसका क्या साक्ष्य देंगे?
और इसका है तो इसका साक्ष्य मिल जाता है, क्योंकि पहले के लोग पत्थर पे उकेर देते थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो पत्थर पर उकेरे गए शब्द या लेख, पत्थर पर उकेरे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। और पुरातत्वविद इन्हीं को ढूंढते हैं, ध्यान दीजिएगा। पुरातत्वविद जो बता देते हैं कि यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ वैसा हुआ था, तो उन्हें कैसे पता चलता है? वही पाते हैं अभिलेख को। अभिलेख से इन्हें ये पता चल जाता है कि ऐसा हुआ था। उसके बाद आपको बताते हैं बीसी के बारे में। बीसी क्या है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जो जीसस थे, जिनको हम लोग ईसा मसीह कहते हैं, तो एक ईसा मसीह के पहले का समय बीसी कहलाता है, और ईसा मसीह के बाद का समय एडी कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में एमिनो डामनिया और इसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और ईसा मसीह को हम लोग अगर 0 मान लें, तो अगर मान लीजिए हमें ये पता करना है कि 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी तक का समय में कितने का अंतर है, अंतर देखें हम कितने साल का अंतर है। तो बीसी को यहाँ लिखेंगे 2000 बीसी, और 2000 ईस्वी को यहाँ पर लिखेंगे। अब चलते चले आएंगे यहाँ 0 आपको मिलेगा, फिर यहाँ से बढ़ेंगे 2000 2000 2000 2000 यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर, यानी 4000 का जो अंतर है, यही अंतर कहलाता है, यही दोनों का अंतर है। तो बीसी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले का और ईसा मसीह के जन्म के बाद का एडी। तो यहाँ भी आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा, चूँकि इन सब का प्रयोग है जिन्हें कि हमें आगे बताना है। बिना इनके प्रयोग का आप प्राचीन भारत को नहीं समझ पाएंगे। प्राचीन भारत में बीसी, अभिलेख, पांडुलिपि, इन्हीं सब का प्रयोग है। फिर जैसे जैसे मध्यकालीन की ओर बढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में आपको ईस्वी सन की तरफ आ जाएंगे। तब तक चूँकि मध्यकालीन भारत की शुरुआत 750 से हो जाती है, चूँकि उस समय मीर कासिम 712 पे सिंध पर आक्रमण कर देता है। वहाँ से मुसलमान जब आक्रमणकारी आते हैं तो मध्यकालीन की शुरुआत मानी जाती है। फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है महमूद गजनवी के बाद। फिर आपके मुग़ल आ जाते हैं, मुग़ल के बाद फिर आधुनिक भारत की शुरुआत होने लगती है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। अब आइए आपको ले चलते हैं अपने टॉपिक वैदिक काल पे, जो कि हमारा आज का मुख्य टॉपिक था, वैदिक काल। वैदिक काल की जो समय अवधि वो 1500 ईस्वी से 1500 बीसी से 600 बीसी तक का समय, 1500 बीसी से 600 बीसी तक का। इसको 2 भागों में हमने तोड़ा है। एक को हम कहते हैं पूर्व वैदिक काल, और दूसरे को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 बीसी से 600 बीसी। अब कोई आपसे पूछे कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में सबसे प्रमुख अंतर जो था वो था लोहा। लोहे की खोज ने उत्तर वैदिक काल में कृषि के लिए बहुत ही आसान बना दिया था। कृषि के लिए, औजार के लिए, हर चीज़ के लिए पहले लोहा ही तो होता था, और लोहा एक कठोर धातु होती थी, तो वो आपको बहुत ही सरल कर दिया आपका कृषि, पशुपालन, औजार, हथियार जो भी वो लोग बनाते थे उत्तर वैदिक कालीन अपने रक्षा के लिए या अनाज के लिए,
तो उसमें लोहे का बहुत बड़ा योगदान था और यही दोनों को अलग करता है। आइए अब आपको एक पूर्व वैदिक काल की ओर ले चलते हैं। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल का समय 1500 से 1000 BC। BC का मतलब बता दिया हमने, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ऋग वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। जानकारी का प्रमुख स्रोत, तो ऋग वैदिक काल के जानकारी का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। सारी जानकारी, चूँकि सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, वहाँ से ऋग वैदिक काल की पूरी जानकारी आपको मिलती है। और इसको हम लोहे के पहले का समय भी कह सकते हैं। लोहे के पहले का समय। और उत्तर वैदिक काल को लोहे के बाद का समय भी कह सकते हैं। तो जो प्रमुख अंतर है हमारा, वो क्या है? लोहा ही है। अब थोड़ा इसके बारे में, विस्तार के बारे में आइए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार देखें तो पूरा अफगानिस्तान से हम पूरे पंजाब को ले सकते हैं, पूरे पंजाब तक। और यहाँ, और इसमें प्रारंभिक नदियों का उल्लेख भी दिया गया है। प्रारंभिक नदियों का उल्लेख इसी ऋग्वेद में ही दिया गया है। यह ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद है उसमें प्रारंभिक नदियों का उल्लेख भी मिलता है, जो कि अफगानिस्तान से लेकर पंजाब के क्षेत्र में ही मिलती थी। ऋग्वेद के देवता देख लें। ऋग्वेद के देवता कौन है प्रमुख? तो अगर इनके देवता के बारे में बात करें तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे, फिर वरुण, उसके बाद फिर अग्नि। ये तीनों प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते थे ऋग्वेद में। और सबसे ज़्यादा इंद्र को मानते थे आर्य लोग। आर्य लोग इंद्र को पुरंदर के नाम से कहते थे। पुरंदर, पुर का मतलब होता है किला। पुर का मतलब क्या होता है? किला। और इंद्र को किलों को तोड़ने वाले की संज्ञा दी गई थी। इन्हें एक अलग से, जो आर्य लोग, इनको अलग नाम दिए थे, किलों को तोड़ने वाला। इंद्र को किलों को तोड़ने या पुरों को तोड़ने वाला देवता कहा जाता था। वरुण देवता की क्या कहानी थी? वरुण देवता की कहानी ये थी कि प्रकृति में कौन सी घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में, प्रकृति के देवता, एक तरीके से हम इन्हें कहें प्रकृति के देवता। प्रकृति में क्या घटनाएं घट रही हैं, कैसा प्रकृति है, उन सब का जिम्मेदार हम वरुण देवता को मान लेते थे। उसके बाद अग्नि देवता के बारे में। अग्नि को लोग जैसे खाना, देवता के लिए, यज्ञ के लिए अग्नि देवता को माना जाता था। यज्ञ में बिना अग्नि के तो काम हो नहीं सकता, इसलिए यज्ञ के लिए इनको प्रमुख देवता माना जाता था। सबसे ज़्यादा सूक्त ऋग्वेद में इंद्र के लिए ही मिलती है। और इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर। पुरंदर का मतलब किले को तोड़ने वाला। उसके बाद आर्यों के प्रमुख कबीले भी थे। आर्यों के प्रमुख कबीले कितने थे? 5 कबीले। कौन कौन से? आर्यों के प्रमुख कितने कबीले? 5। कौन कौन से? पुरु, अनु, द्रुहु, तुर्वस, 1 2 3 4, और 5वां यदु। इन्हीं को कबीला कहा जाता था।
पुरु, अनु, द्रुहु, तुर्वस, यदु, इन्हीं को क्या कहा जाता था? कबीला कहा जाता था। इसके बाद इन लोगों के बीच में आर्य जो थे, आर्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। और आर्यों का काम क्या था? आर्यों का काम था यज्ञ कराना, अनुष्ठान कराना, पूजा करना, ये सब आर्यों का काम था। और आर्य का जो जीवन, भौतिक जीवन था, ये विजेता के रूप में जीते थे। किसके रूप में? विजेता के रूप में। विजेता जो जैन धर्म में जिन विजेता के लिए है। और इनको विजेता बताने में सबसे अहम योगदान किसका था? तो अगर अहम योगदान की बात करें तो एक तो कांसे का हथियार उस समय आ गया था, और दूसरा अश्वचलित रथ। इन दो के कारण आर्य किसी से भी युद्ध करते थे और वो युद्ध जीत जाते थे, और जब युद्ध जीत जाते थे तो वो अपने आप को विजेता समझते थे। तो ये आर्यों का प्रमुख था। इसके बारे में आपको और अच्छे से और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पक्ष की ओर भी ले चलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।